अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपको मालूम है 5 जुलाई है। 5 जुलाई हमें किस चीज़ की याद दिलाता है? 5 जुलाई हमें एक यौम स्याह की याद भी ला दिलाता है, जो कि 5 जुलाई 1977, जो कि ब्लैक डे इसलिए हम मनाते हैं कि 48 इयर्स अगो, 48 साल पहले डिक्टेटर जनरल ज़िया उल हक ने पावर सीज़ की, मिलिट्री कू में की सारा कुछ वो किया और एक नया सिलसिला शुरू किया पूरा। आपको मालूम है कि तारीख जो है वो बदल के रख दी और बिल्कुल आज तक उसके असरात हम देख रहे हैं। तकरीबन 50 साल हो गए हैं, लेकिन उसके असरात अभी जाने को नहीं है। इसके साथ-साथ आज हैप्पी फोर्थ भी है अमेरिका का, यौम आज़ादी है। उनको भी मुबारक। और इससे 3 दिन 4 दिन पहले हमने कनाडा में मनाया था, वो भी है। एक बुरी खबर जो है अमेरिका से ही आ रही है, वो ये है कि वहाँ पे फ्लडिंग हुई है टेक्सास में काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक काफ़ी लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। स्पेशली 20 बच्चे जो हैं वो कहा जा रहा है कि मिसिंग हैं, जो कि वहाँ पे कैंपिंग वगैरह में गए हुए थे। और साथ ही हम कराची में, लियारी में हम देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग गिरी है, जिसमें से तकरीबन अभी तक कोई 5 मंजिला इमारत थी, 14 लोग जो हैं वो उसमें जाँ बहक हो चुके हुए हैं, 9 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो अजीब-अजीब किस्म की खबरें हैं, उसका ज़रा देखेंगे। लेकिन सियासी सतह पे सियासी जो है मामलात वो चल रहे हैं। नवाज़ शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो इमरान खान से मिलना चाह रहे हैं। अब ये खबर कितनी दुरुस्त है कि नहीं, बहरहाल बात इस पे हो रही है। इसका इम्पैक्ट देखेंगे और इसके पीछे डिज़ाइन क्या हो सकता है, उसको ज़रा जाँचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है बार-बार कि वो 9 मई के हवाले से ज़रा थोड़ा-सा रवैया अपना बदल लें, और वो नहीं बदलने को तैयार हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि जी इमरान खान जो हैं वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ उनको कर लेना चाहिए, या बेसिकली सजेस्ट तो यही कर रहे हैं। ज़रदारी साहब क्या छोड़ रहे हैं या छुड़वाया जा रहा है उनको? इसके बारे में एजाज़ सैयद हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। डीजीआईएसपीआर का एक ट्वीट आया है, फिर इंडियन डिप्टी चीफ जो है वो कुछ कह रहे हैं, फिर सार्क जो है रिवाइव हो रही है। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, अभी फ़लस्तीन का भी है, सारा कुछ है। देखते हैं, अगर टाइम मिला तो सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़े प्यारे दोस्त हमारे मौजूद हैं। जनाब साद हफीज़ साहब सीनियर राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम किसान साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। अल्लाह का शुक्र है कि आप एक हफ्ते के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। जी, जी। और मुझे पता है वहाँ पे आपके यहाँ ह्यूस्टन में काफ़ी गर्मी चल रही है। गर्मी में आप मेरा ख़्याल है कि आप एन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप गर्मी में एन्जॉय करते होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बल्कि सुनवाता हूँ। और वो मुझे बड़ा अफ़सोस है इस बात का कि ये आप सुनेंगे तो आपको भी अफ़सोस होगा। ये ज़रा देखिएगा। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। ये आवाज़ तो आपने सुनी होगी। जी और हाँ। जब आपने ये सुनी और अभी भी आप सुनते हैं, तो व्हाट डू यू फील? अ ग्रेट सैडनेस जी, बहुत अफ़सोस होता है ये सुन के अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए वर्स्ट पीरियड था, बिल्कुल एब्सोल्युटली वर्स्ट पीरियड था। जिस तरह इन्होंने ऑपोज़िशन को क्रश किया था, भुट्टो साहब को फांसी दी थी और फिर जर्नलिस्ट को बहुत तंग किया था, बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकल वर्कर्स को बहुत तंग किया था, जो कि आज हो रहा है। तो आज भी वही हो ये रहा है। जी हाँ, बिल्कुल वही हो रहा है। और ये कहते रहते थे कि मैं 90 दिन के लिए आया हूँ। याद रखिएगा ये। आपने सुना है कितनी दफ़ा कि मैं 90 दिन के लिए आया हूँ, उसके बाद इलेक्शन करवाएँगे। ये 11 साल रहे, राइट? तो प्लान यही है, जैसे कि यहाँ तो ये हुआ है कि भई आपने इलेक्शन चोरी किया, अब जो हो रहा है। तो बात तो ये है ना, ज़िया उल हक की जो लेगेसी है वो रिपीट करती ओह! जाती है हाँ, हाँ। एवरी 10 इयर्स और इवन लेस। और अब तो लगता है लेकिन ऐसे इसमें है। इसमें सबक जी, क्या जी। है? इसमें सबक नहीं है कोई हमारे लिए? सबक यही है कि रेजिस्टेंस करनी चाहिए इनको। और एक जो बड़ी चीज़ है, मैं कहना पड़ेगा मुझे अब कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो टॉप सियासतदान हैं, उन्होंने फौज का जो कंधा ले रखा है और कंधे के ऊपर बैठ के आते हैं, उसी पे
हुकूमत करते हैं, वो जो एक कल्चर है, वो जब तक पाकिस्तान में चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान हम्म, आगे नहीं बढ़ सकता। आगे नहीं बढ़ सकते। एब्सोल्युटली, सबसे बिल्कुल बड़ी सही बात बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसमें एक ये भी सबक है कि जो आज के आमिर हैं, जो आज के डिक्टेटर्स हैं, जी उनको भी सोचना चाहिए कि देखें सिर्फ 48 साल पहले यानी ज़ियाउल हक साहब का तूत ही बोलता था और जी आज उनका कोई ज़िक्र करने वाला नहीं है। आज उनके सिवाय उनके बेटे के मेरा ख्याल है कि उनका शायद ही कोई ज़िक्र करता होगा और वो आजकल के जो डिक्टेटर्स बने हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए। और बल्कि कुरान पाक में आता है फ़ातबिरू या उलिल अब्सार कि ए दीदा बीना रखने वालों, तुम इबरत क्यों नहीं पकड़ते हो? लेकिन इबरत नहीं पकड़ी जाती। तो इसमें सबक तो हमारे इन लोगों के लिए भी है कि भई आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। तो इसलिए कोई अच्छा काम कर दें, लोगों के ऊपर ज़ुल्म की जो इंतहा आपने की हुई है, उसको कम से कम ख़त्म कर दें और लोगों को जो आपने बंद किया हुआ है, लोगों की आवाज़ें बंद की हुई हैं, जिस तरह आपने कहा कि जर्नलिस्टों के ऊपर इतना क्रैकडाउन है, इतनी सख्ती है, उसको ख़त्म किया जाए। तो ये सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, इनको अगर आप अपहोल्ड करेंगे, तो ये सबक है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा जी, आप ज़रा थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और वो ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि आज तो हैप्पी 4th भी है, आपको भी मुबारक हो, आपके सारे अहले वतन जो हैं, उनको भी मुबारक हो और साथ ही बुरी खबरें भी हैं कि टेक्सास में फ्लडिंग भी हुई है और जी कराची में भी 14 लोग जो हैं, उनकी शहादत हो गई है। लेकिन सियासी सतह पे ज़रा देखें कि नवाज़ शरीफ के बारे में कहा जा रहा है साद भाई कि इमरान खान से मिलना चाहते हैं और मिल के क्या कहना चाहते हैं, ये ज़रा आप हमें बताएँ और इसके पीछे क्या डिज़ाइन क्या हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रेलेवेंट होना चाहते हैं। अब उनको रेलेवेंट होने के लिए इमरान खान की ज़रूरत पड़ गई है और क्या इमरान खान उनको मिलेंगे? भाई, बहुत से लोग कसाना साहब कोशिश तो यही करते हैं ना कि इमरान खान से मिलके रेलेवेंट हो जाएं, क्योंकि ये जो आपने पहली बात फाइनेंशियल टाइम्स की बात की, इमरान खान रेलेवेंट नहीं है, वो हो नहीं सकते रेलेवेंट जैसी भी सिचुएशन हो। तो लोग फाइनेंशियल उनको टाइम्स का यूज जो करते तज्ज़िया है हैं। वो गलत है फिर? मेरा ख्याल में उनका तज्जिया गलत है, ओवर स्ट्रेच है। तज्जिया तो वो हुँ, करते हैं, मैंने पढ़ा हुँ, उनको पहले भी। हाँ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो एक सर्टेन क्वार्टर्स की तरफ से आता है उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ इस वक्त कंप्लीटली इररेलेवेंट हैं, क्योंकि वो ओवरशैडो हो गए और अब तो वो हुँ, लगता है कि मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विल्डरनेस से वापस नहीं आएंगे, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो ये हुँ, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, अगर इमरान खान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि मीटिंग हो जाए, तो ये एक अप्रोच हो सकती है। क्योंकि कसाना साहब, एक चीज तो है, हम लोग पसंद करें या ना पसंद करें, सियासी कुव्वतों में जैसे भी हैं, 17 सीटें वाले भी हों, हाँ, उनको अगर आप मौलाना फजलुर रहमान, हुज गॉट अ वेरी स्ट्रेंज रेपुटेशन, मिक्स्ड रेपुटेशन, आप उनके साथ बैठ सकते हैं, तो सबके साथ बैठना चाहिए, क्योंकि हल हुँ, तो निकलेगा, ये सियासी हल निकलेगा। अब लोग उनसे पसंद करें या ना पसंद करें, मुझे कहना पड़ता है ये कि मुल्क इसी तरह आगे चल सकता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली फौज को इन्वॉल्व कराएं, फौज को इंपॉर्टेंस दें, और मुझे पता है पावर कहाँ है, सबको पता है हुँ, पावर कहाँ है, हुँ, उनके हुँ। पास ही है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली उनको यूज करें अपनी सियासी डिजाइन के लिए, तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा तो ये आप ख्याल है सजेस्ट कि कर रहे हैं हाँ, तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ से मिलना चाहिए इमरान खान को। मेरा ये ख्याल है। हुँ, ये लेकिन लेकिन मेरा मेरा डिसीजन तो ज़ाती तौर इमरान पे खान ख़्याल का है है ना, ये मेरा हाँ, डिसीजन तो इमरान खान का हाँ, है। हाँ, वो तो है ये लेकिन ये मेरा और मेरा ज़ाती इमरान तौर खान पे उनसे ख़्याल है मिले। जी, मैं ये कह रहा था कि हुँ, इमरान खान नवाज शरीफ के मिलने के बाद नवाज शरीफ को लेजिटिमाइज तो नहीं कर रहे हैं ना, वो तो अपनी जगह बात है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, 26 अमेंडमेंट पास हुआ है, ये सारी चीजें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को खत्म कर दिया गया है, उसको लेजिटिमाइज तो नहीं कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं। एक वो है, हुँ। लेकिन दैट्स हैविंग माय नोन व्यू। इमरान खान फॉर ईयर्स मेरा ख़्याल है कि इमरान खान ये इस तरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो समझते हैं कि ये सारे चोर हैं और जी इनके हाँ, साथ उन्होंने असेंबली में नहीं बात की थी तो ये तो अब तो बिल्कुल ही वो इन्होंने तो मैंडेट भी चुराया हुआ है तो ये इनके क्राइम्स की तादाद उनकी नज़र में काफ़ी बढ़ चुकी हुई है। जी हाँ, लेट्स सी बिल्कुल पाया हुआ है। हाँ, लेकिन हाँ, और मैं कहता हूँ कि जो डिसीजन इमरान खान लेंगे, वो हुँ। सब रेस्पेक्ट करेंगे, खत्म हो गई बात। हाँ, नहीं हाँ, मिलना हाँ। चाहते, नहीं मिले। हाँ, सही बात है। लेकिन इसके पीछे डिज़ाइन क्या हो सकता है? एस्टेब्लिशमेंट का क्या डिज़ाइन हो सकता है? अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको भेजती है, तो उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है? मेरे ख्याल में ये सिर्फ पीआर की एफर्ट है, और ये इससे कुछ नहीं निकलेगा,
क्योंकि मैं कह रहा हूं आपसे कई दफा, और इतने महीने हो गए हम बात करते हुए, और आप भी एग्री करते हैं कि इनको, इमरान खान को रिलीज करने का कोई प्लान नहीं है। इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो इनके लिए सबसे मेजर थ्रेट है। और अब ये जो मूवमेंट जो प्लान हो रही है मुहर्रम के बाद, ये बड़ी क्रूशल हो गई है। तो इमरान खान को इसके ऊपर बहुत फोकस देना पड़ेगा। और ये जो पीटीआई जो बिल्कुल ही माइनस हो चुकी है और इररेलेवेंट हो चुकी है, उसको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि वो जेल से तो बैठकर मूवमेंट को चला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो सकता। यू नीड लीडरशिप ऑन द ग्राउंड। तो फिर मूवमेंट चलेगी कैसे? क्योंकि लीडरशिप की तो हालत आप देख रहे हैं, और अगर केपी की जो गवर्नमेंट है, अगर वो भी इनके हाथ से निकल जाती है जैसे कि प्लान किया जा रहा है, तो फिर तो ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे पीटीआई वाले। जी हाँ, मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी ऐसी चीजें करती है जो कि हमें पता भी नहीं होती। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, इनके ही आदमी हैं, और उनको ओवरथ्रो करना या उनको रिप्लेस करना इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में अभी तो नहीं है। मुझे नहीं लग रहा वो कैसे भी स्पीचेस देते रहे, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्वाइट कॉन्ट्ररी है उससे। मीनिंग कि वो इनका ही जो बयानिया है वो एक्सेप्ट करते हैं, और यू नो ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सेटअप। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली ये मूव करेंगे वहां। एक चीज की वो इशू है, वो ये है कि जो मादनियात का बिल है ना, जो ये रेयर अर्थ की जो है, ये बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि ये इन्होंने कुछ प्रोमिसेस किए हैं वॉशिंगटन जब ये आए थे फील्ड मार्शल। तो इन्होंने अगर ये इस पे डिलीवर नहीं कर पाए और अमेरिकन को, तो फिर इनके ऊपर काफी प्रेशर आ सकता है। तो और अभी तक आपको पता है वहां बिल पास तो नहीं हुआ, वो जो रेयर अर्थ का बिल वो पास नहीं हुआ। लेकिन उसमें एक चीज देखे ना, जो कल आपने मेरे ख्याल DGI-SPR का जो ट्वीट था वो पढ़ा होगा। मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ कि DGI-SPR ने बड़ी देर के बाद, तकरीबन मेरे ख्याल शायद 2 साल के बाद, उन्होंने ये ट्वीट किया ऑन नाइट ऑफ ये जो 1, 2 और 2, 3 जुलाई 2025, movement of a large group of Khawarij belonging to the Indian proxy Fitna al-Khawarij who were trying to infiltrate through Pakistan-Afghanistan border was detected by the security forces in general area Hassan Khail, नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो है पूरा जो ट्वीट है मैं नहीं पढ़ता, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने किया, और उसके बाद ये तकरीबन 2 साल के बाद किया, और इस पे कमेंट्स वगैरह की भी चॉइस नहीं है अब, क्योंकि उनको पता है कि क्या कमेंट्स आएंगे। लेकिन ये जो उस एरिया को बता रहे हैं जो कि फाटा का एरिया है, और फाटा ही के एरिया में आपको मालूम है कि सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब सेनेटर हमदुल्ला साहब जो हैं, जो JUI से जिनका ताल्लुक है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी इतलात हैं, किसी ने उनको शायद बताया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ये है कि जो मर्जर हुआ था फाटा का, उसको अंडू कर दिया जाए, और फिर दोबारा से फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में सारा फाटा का रीजन चला जाए, ताकि कल को जब वो क्रिटिकल मिनरल की बात आएगी तो उनको केपी गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो सब खुद ही फैसले कर लेंगे, और 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारा फैसला हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? ये भी मुश्किल है कि अंडू करना है। अब इतने साल के बाद हो गए हैं हम उसको, और काफी उस पर एक्सपेंस भी हुई है। इसको अंडू कर से इनको क्या फायदा है? फायदा ये है कि डायरेक्ट कंट्रोल इनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ करना बाय इटसेल्फ ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेगा ना। वो जो खारिज आ रहे हैं, वो तो ख्याल तो ये था ना कि जो वो तो ख्वारिज तो आते रहेंगे ना साद भाई, वो ख्वारिज तो आते रहेंगे। मसला उनका ख्वारिज का नहीं है, मसला ये है कि उसके बहाने ये अपना काम कर लेंगे। जी हाँ, अपना काम तो ये कर लेंगे, लेकिन अपना काम तो ये और भी वेज से कर सकते हैं। इसको अंडू करने की इनको जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में ये काम डायरेक्टली करेंगे, और पता है इनका काम ये कौन करवाएगा? वो है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन करवाएगा, और वो इनको क्रिटिकल मिनरल्स भी जो है वो दे देगा। लेट्स सी क्या होता है इसमें ये, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें अभी तयक्कुन से बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, जरदारी साहब के बारे में क्या खबरें चल रही हैं? एजाज सैयद हमारे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब हैज़ टू गो, तो उनको ये बता दिया गया है, और इसके ऊपर प्लानिंग भी शुरू हो चुकी भी है। उन्होंने अगरचे मैं सुन रहा था उनको, तो वो खुल के बात नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनसे ये लग रहा था कि फौज ने ये फैसला कर लिया है कि ही हैज़ टू लीव। और अगर वो जाते हैं, पहले तो ये बताएंगे क्या वो जाएंगे, और अगर जाते हैं
तो फिर इसका मतलब है कि फिर जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल साहब, वो बनेंगे प्रेसिडेंट? जी हाँ, ये डिस्कशन पहले भी आपके साथ हो चुकी है मेरी, और मेरे ख्याल में ये मैं ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि बहुत ही अच्छा होगा कि वो प्रेसिडेंट हो जाएं। मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि पीटीआई को फिर एक बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा, और मैं बताता हूँ आपको इस तरह कि जितनी पावर ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये इनके लिए डेंजरस है। मैं बता रहा हूँ आपको फ्रॉम हिस्ट्री। आई मीन ये सीजर से शुरू होती है। व्हेन सीजर बिकेम एब्सोल्यूट, he got, you know what happened to him. और वही चीज आप जनरल जियाउल हक के साथ हुई थी, आपको पता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये करना चाहें तो कर ले, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो काफी रूमर्स हैं कि पीपीपी जो गवर्नमेंट के बाहर है इस वक्त, वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेगी। तो ये हो सकता है एक। और दूसरी चीज ये है कि जरदारी साहब के हेल्थ की बड़े इश्यूज हैं, तो मे बी ही हिमसेल्फ हैज बीन एडवाइज कि भाई आपका वक्त जो है इस दुनिया के अंदर कोई कुछ भी नहीं कह सकता, और खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज कह भी नहीं रहा, लेकिन आई थिंक कि ही इज टायर्ड। दे नीड समबडी मोर विगरस इन दैट रोल। तो ये हो सकता है, वेदर इट्स फील्ड मार्शल और एनीबडी एल्स, बट वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड। अगर ये फील्ड मार्शल आते हैं खुद, तो आई टेल यू ही विल बिकम अ फोकल पॉइंट ऑफ रिजेंटमेंट, ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं अगर ये ऐसा हो। और फौज के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो फिर एक तरह की सिचुएशन बिल्डअप होती है, जैसे जियाउल हक के मुशर्रफ के दौर में भी हुई थी, मुशर्रफ साहब के भी जमाने में हुई थी। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई के लिए एक टारगेट मिल जाएगा उनको, लेकिन पाकिस्तान के लिए कैसा होगा ये? पाकिस्तान के लिए तो इट मेक्स नो डिफरेंस। आपको तो पता है एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या है, आपके एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव क्या है। ये आपने डीजी आईएसपीआर और इन दैट यंग कैप्टन जो बात की थी कि भाई नेशनल इंटरेस्ट तो हम अच्छी तरह समझते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्टिंग, and we don't seek any validation as well. बिल्कुल वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। वही बात होती है ना कि वी नो मोर देन द ब्लडी सिविलियंस, वी नो बेटर के ये जो बेकार सिविलियंस हैं, ये जो एक पीएमए की एक मंत्रा आई है 50-55 साल से, ये अयूब खान के जमाने से, तो ये मंत्रा जो है ये स्ट्रेंथन हो जाएगी, लेकिन उसके फिर काउंटर नैरेटिव भी बड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा, क्योंकि टारगेट मिलेगा ना। मेरी फीलिंग है कि लेट हिम डू इट, चलें इस पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं, जो अपने कैप्टन ईमान का जिक्र किया है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया है। क्या मकसद था उनको लॉन्च करने का? एक ऐसी बच्ची जिसकी अभी सर्विस शायद 3 साल की होगी, क्योंकि 3 साल में कप्तान आप बन जाते हैं, तो वो कैप्टन जो है वो उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब ना उस बेचारी को पता है हिस्ट्री क्या है, ना उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, ना उसको एक फिलोसफर के तौर पर पैदा कर दिया। फिर उसको जॉन एफ कैनेडी का कोट जो है वो पढ़ा दिया कि भाई आपने देखना है कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है, ना कि ये देखें कि मुल्क आपके लिए क्या। तो ये इस तरह की जो चीज लॉन्च करने का मकसद क्या लग रहा है आपको? मकसद वही है, इट्स अ कंटिन्यूएशन। दे वांट टू बिल्ड अप ऑन दैट सो कॉल्ड विक्ट्री जो कि हुई है 4 दिन के अंदर। ठीक है, अच्छी बात है, और आपने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसको आप कैश इन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस ऑडियंस से ये बात कर रही थी, उनका एज ग्रुप भी सॉर्ट ऑफ इन्हीं के एज ग्रुप का था, या थोड़ा से कम। तो दे वांट टू इन्फ्लुएंस नाउ यंगर माइंड्स। ये टिपिकल सिचुएशन है फौज की, कि इसमें अब इन्हें पता है कि इमरान खान का कितना होल्ड है इस जनरेशन के अंदर, ये जो यंग जनरेशन। विल दे सक्सीड? सक्सेस का 0 चांस है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि भाई बाशुरू लोग हैं, तो भाई अब तो इंटरनेट जनरेशन है, सोशल मीडिया है, वो समझते हैं। भाई सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहता रहता हूं कसाना साहब, कि अगर इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं होंगे, अगर पाकिस्तानियों की जिंदगी इंप्रूव नहीं होगी, तो बयानिया आप कुछ भी दे लें, वो सक्सीड नहीं कर सकते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक जरा जाते जाते अब जरा वो देखते हैं जो इंडियन जो डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने बड़ी अजीब सी बातें की हैं, और वो क्या कह रहे हैं मैं वो भी आपको सुना देता हूं। लेकिन मसला ये है कि जो
उनकी बातें हैं, मुझे अजीब सी वैसे उसमें कन्फ्यूजन भी लगी है, आपने भी सुनी होगी। मैं आपको जी सुनाता हूँ कि वो क्या कहते हैं और फिर हम ज़रा उसके ऊपर आपका तज्ज़िया भी लेते हैं। क्योंकि ये जो इस वक़्त सूरत हाल चल रही है ना, उसमें मैं आपको बताऊँ, हमें जो नज़र आ रहा है, वो ये है कि जो इनकी इंडिया की जो साइड है, वो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी जो है, वो सुनी नहीं जा रही, ना कोई उनको मान रहा है। हियर कम्स द जनरल, कहते हैं जी, ज़रा सुनते हैं। Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. जी, इस पे ज़रा मुझे थोड़ा-सा बताएँ। एक तो ये है कि मुझे थोड़ा-सा काफ़ी इनके अंदर ना वो कन्फ्यूजन लगा है। इंग्लिश तो चलें, जो भी जिस तरह की भी ये बोल रहे हैं, हिज़ कर रहे हैं, चाइना के बारे में भी इनको शायद पता होना चाहिए कि किसी कंट्री के बारे में बोलते हैं तो हिज़ नहीं कहते। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? जी, वो तो क्लियरली टेक यही है कि देयर स्टिल आज भी इनको तकलीफ हो रही है उससे, वो जो इनकाउंटर हुआ है उसके तकलीफ हो रही है। इनको सारी दुनिया में एम्बैरेसमेंट हुई है, डिप्लोमेटिक भी हुई है, मिलिटरीली भी है एंड सो ऑन। तो क्या इनको पता नहीं था, इंटेलिजेंस इनकी इतनी वीक है कि पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बड़ी पुरानी है और काफी चीजें पाकिस्तान जॉइंटली करता है चाइना के साथ, और अब तक तुर्की के साथ भी ड्रोन्स। तो अब उसका रोने से तो कोई फायदा नहीं होगा। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि ये हमारे साथ हुआ है एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सिंदूर 2 के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील विद दिस। तो इसकी बात ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई चीज चेंज होगी, क्योंकि जो पार्टनरशिप है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके जो इजरायली आर्म्स आ रहे थे, आपके जो रशियन आर्म्स आ रहे थे, जो आप अमेरिकन आर्म्स खरीद रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, तो क्या आप पाकिस्तान नहीं कर सकता ऐसी चीजें? बिल्कुल कर सकता है भाई। तो आप तो आर्म्स बेस को फ्यूल कर रहे हैं ना, इंडिया ही तो कर रहा है ना ये। एब्सोल्युटली। और ये मेरा ख्याल है कि वैसे मुझे परेशानी हुई है, और अब मुझे लगता है कि जो इनको मार पड़ी है वो सही पड़ी है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ जनरलशिप है इनकी, वो मुझे बहुत ही पुअर लग रही है, वेरी पुअर। मुझे आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय द जनरलशिप ऑफ देयर ऑफिसर्स। बस इनकी एक ही चीज है, मैं फिर फाइनली यही कहूंगा कि एटलीस्ट दे डू नॉट इंटरफेयर विद द पॉलिटिकल प्रोसेस। They are not competent enough to interfere with the political process. ये भी है। But it is a blessing for India that they do not. Absolutely. It's a blessing for India that they are not so competent. Yes. ठीक है। अच्छा जी, जाते जाते एक चीज मैं खातिन नज़र को बताता चलूं कि हमास ने जो रिस्पांस दिया है, पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इजराइल के हवाले से, सीज फायर के हवाले से, तो उन्होंने इजरायली डेलीगेशन इज एक्सपेक्टेड टू हेड टू दोहा टू निगोशिएट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये एक डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है, अल्लाह करे कि एक सिलसिला हो जाए। इजरायली चैनल जो है चैनल 12 वो ये बता रहा है। दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इजराइल का बैन करने की जो कैंपेन चलती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया
ने ट्रंप की बात को मान लिया है और जो इसराइल के हवाले से जो कैंपेन्स चलती थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फंडिंग आपकी रोक दी जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो आपको याद है कि जो यूएन रैपोर्टियर हैं फ्रांसिस्का एल्बनीज़, उन्होंने इसराइल को एक्यूज़ किया है ऑफ टेस्टिंग न्यू वेपन्स इन गाज़ा। उन्होंने कहा कि ये बहुत भयानक किस्म के जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन एज एपोकलिप्टिक। आप अंदाजा लगा लें कि कितना खतरनाक है। तो ये मैं सिर्फ 2-3 आपको जाते-जाते खबरें आपको बता रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल पे, और साथ ये भी कह रहे हैं कि यूएस मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस स्टेटमेंट अपोजिंग फ्रांसिस्का एल्बनीज़ मैंडेट एज यूएन स्पेशल रैपोर्टियर यूनाइटेड नेशंस मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। ये जो है ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और अटैक आ रहे हैं इनके ऊपर, और ये सिलसिला है। सादरी, जाते-जाते आप कुछ कहना चाहेंगे जी? जी नहीं, इस वक्त नहीं, बस नेक्स्ट टाइम ये इन सब्जेक्ट पे भी बात कर लेंगे। ये करेंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल टॉपिक्स हम छोड़ देते हैं, वो उस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे किसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़वातीन हज़रात आपके बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम जी।